अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस करेंगे जिसमें हम सीखेंगे कि हम 2 बाय 2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है उससे जो ग्रेटर ऑर्डर के मैट्रिक्स होते हैं, मतलब 3 बाय 3 ऑर्डर का, 4 बाय 4 ऑर्डर का, 5 बाय 5, यानी कि 3 बाय 3 ऑर्डर से ग्रेटर जितने भी 3 बाय 3 ऑर्डर से लेकर उससे जितने भी ग्रेटर ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं उनके अगर हम डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना चाहते हैं तो वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसकी क्या टेक्निक्स हैं वो हम इसमें सीखेंगे एक्सरसाइज में। और स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं 3 से ग्रेटर ऑर्डर के लिए, उसके लिए हमें दो बातों का पता होना चाहिए, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स का। अगर हमें ये आइडिया हो जाएगा कि माइनर्स और कोफैक्टर्स क्या है तो हम 3 या उससे किसी भी ग्रेटर ऑर्डर के जो मैट्रिसेस हैं उनके डिटरमिनेंट इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब माइनर्स एंड कोफैक्टर्स क्या है? जी स्टूडेंट, आपने एक चीज यहाँ पर ब्रेन में रखनी है कि हमारे पास कोई भी अगर मैट्रिक्स आ जाए जिसका हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है, लेट्स सपोज दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ये इसका ऑर्डर मैं स्टार्ट करता हूँ कॉन्सेप्ट देने के लिए 3 बाय 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स से। ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने 3 बाय 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया है। हमें इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि माइनर क्या होता है। स्टूडेंट माइनर बेसिकली हमारे पास एम आई जे से डिनोट किया जाता है किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट के लिए। माइनर वो होता क्या है? बेसिकली माइनर हमारे पास एक डिटरमिनेंट ही होता है जो आई जे एलिमेंट्स के लिए ith रो और jth कॉलम को स्किप करने से मिलता है। मिसाल के तौर पर ये एक मैट्रिक्स है, इसमें हम माइनर फाइंड करना चाहते हैं M1 2, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट के लिए माइनर फाइंड करना चाहते हैं तो बेटा डिटरमिनेंट होगा। अब इसमें करना क्या होगा कि हमने आई मीन फर्स्ट, यानी कि ये रो है और ये कॉलम है, हमें फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को स्किप कर देना है। ये मैंने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को स्किप कर दिया तो माइनर एक डिटरमिनेंट ही होगा किसका? ith रो और jth कॉलम को स्किप करने के बाद रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या होंगे? A21, A23, A31 एंड A33। ये हमारे पास माइनर आ गया M12। तो माइनर जब फाइंड करने का आइडिया यहाँ से आ जाता है तो कोफैक्टर फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं है। कोफैक्टर को Aij से डिनोट किया जाता है जो बेसिकली इक्वल होता है -1 पावर I प्लस j इंटू Mij। जो हमने माइनर फाइंड किया होता है किसी भी रो या कॉलम के अकॉर्डिंग, उस माइनर को इस तरह -1 की पावर I प्लस j से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कोफैक्टर मिल जाएगा। जैसे हमने ये एक माइनर M12 फाइंड किया है तो हम इसका कोफैक्टर A12 कैसे लिखेंगे? बनेगा -1 पावर 1 प्लस 2 और यहाँ पर M12 आ जाएगा जो बेसिकली इक्वल हो जाएगा -1 पावर 3 जो बेसिकली -1 ही हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा A21, A23, A31 एंड A33। ये हमारे पास कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट आ गया। ठीक है, अब ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि माइनर्स और कोफैक्टर्स की मदद से ही हम किसी भी 3 बाय 3 या 3 बाय 3 ऑर्डर से ग्रेटर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे फाइंड किया जाता है कि अगर हमें कोफैक्टर फाइंड करना आ गया तो डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए हम किसी भी एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट्स को यूज करेंगे।
साथ में उनके कोफैक्टर्स को यूज करेंगे तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा। यानी कि अगर मैं आपको डिफाइन करना चाहूँ इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो हम अपनी मर्जी से कोई भी रो कोई भी कॉलम चूज कर सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट रो की ही बात करूँ तो मेरे पास डिटर्मिनेंट A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A12 प्लस A13 इंटू A13, हम इन सारी चीज़ों को सम कर लेंगे तो हमारे पास इस 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब इसमें हुआ क्या है कि हमने यही एलिमेंट्स यूज कर लिए और इन्हीं के जो कोफैक्टर्स हम फाइंड करेंगे वो यूज कर लेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ये बात याद रखनी है कि ये फिक्स नहीं है। मैंने यहाँ पर फर्स्ट रो यूज की है, आप सेकंड रो भी यूज कर सकते हैं ऐसे A21 प्लस A22 प्लस A23 कोई थर्ड रो यूज करना चाहे वो थर्ड रो भी कर सकते हैं। और बात यहाँ पर नहीं रुकेगी, कॉलम्स के अकॉर्डिंग भी हम इसको वैल्यूएट कर सकते हैं। ये है कॉन्सेप्ट कि हम माइनर्स एंड कोफैक्टर्स का यूज करते हुए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अब कोफैक्टर्स का माइनस कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने बता दिया कि जिस एलिमेंट की बात करेंगे उस एलिमेंट के लिए वो भी रो और वो कॉलम को स्किप कर देना। अब हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीखते हैं, जो थोड़ा सा डायरेक्ट कैलकुलेशन भी हम करेंगे कि अगर हम इन कैलकुलेशंस को अवॉइड करना चाहें उसके बगैर भी हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो यूज होने हैं वो यही माइनर्स का कॉन्सेप्ट भी यूज होना है और कोफैक्टर्स का। तो एक डिफरेंट मेथड्स डिस्कस किए जाते हैं डिफरेंट ऑथर्स के अकॉर्डिंग। तो एक तो तरीका है कि हम जिस रो या कॉलम का यूज करना चाहते हैं उसके तमाम कोफैक्टर्स फाइंड करें और उसके फॉर्मूला में पुट करें, हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा। दूसरा ये है कि हम माइनस की मदद से कैसे कोफैक्टर्स को डायरेक्ट कैसे यूज करते हुए इस फॉर्मूला की हेल्प से डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, वो देखते हैं। एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। नंबर है 3.3, क्वेश्चन नंबर 1 है और सिंपली ये कहा गया है कि इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो हमें पहला एक डिटरमिनेंट जो फाइंड करने के लिए दिया हुआ है 5 3 -2 -2 -1 1 -4 -3 एंड 2। स्टूडेंट्स, हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना और जैसे मैंने सिखाया कि डिटर्मिनेंट हम किसी भी रो या कॉलम का यूज करते हुए फाइंड कर सकते हैं। तो मैं अगर इसको लिखूं इवैल्यूएट या एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1, अब मैं यही डेफिनेशन अप्लाई करने लगा हूँ डिटर्मिनेंट के लिए। A11 प्लस A12 प्लस A13 लेकिन मैं कुछ काम डायरेक्ट करूंगा। A11 हमारे पास एलिमेंट क्या है 5, साथ में हमारे पास A11 जो इनके कोफैक्टर यूज हो रहा है वो हमारे पास कोफैक्टर यानी कि इसी रो को और इसी कॉलम को जब हम स्किप करेंगे, मैंने लिखा ये रो और ये कॉलम जब स्किप किया तो मेरे पास एलिमेंट क्या बचे -1 -3 1 एंड 2। अब कोफैक्टर की डेफिनेशन यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ। A11 बेसिकली इक्वल होगा -1 + 1 इंटू M11। अब -1 की जो पावर है 1 + 1 वो 2 बन जाएगा, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सिंपली 1। तो M11 हमने लिख लिया, M11 हमारे पास क्या होगा ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। और सिंपली हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि आपने ये ट्रिक भी याद रखनी है कि ऐसे प्लस माइनस प्लस लगा लेने ऊपर और कोफैक्टर्स की वैल्यूज यूज करते जाना। ये हमारे पास आ गया। सेकंड एलिमेंट माइनस है लेकिन उसके ऊपर क्या आ रहा है माइनस, माइनस माइनस क्या होगा प्लस। जरा बता दूं कि ये माइनस कहाँ से आया है। जब हम इस एलिमेंट की बात करेंगे तो हमारे पास कोफैक्टर A12 आएगा। A12 के लिए हम -1 की पावर 1 + 2 करेंगे, तो 1 + 2 मतलब 3, -1 की पावर 3 मतलब -1। तो ये वो वाला माइनस है जो इस एलिमेंट के माइनस से मिलेगा तो प्लस हो जाएगा। हमारे पास एलिमेंट नेक्स्ट क्या आ रहा है। अब आप गौर से देखिए कि हमने फर्स्ट रो को स्किप करना है
और सेकंड कॉलम को स्किप करना है, तो हमारे पास 3 -3 -2 और 2 ये एलिमेंट आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर प्लस का साइन आएगा और हमारे पास एलिमेंट क्या रहेगा, लेकिन प्लस माइनस क्या रहेगा, -4। और हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आएगा, फर्स्ट रो लास्ट कॉलम छोड़ेंगे तो 3 -1 -2 और 1 इस तरीके से आएगा। ये हमने इसी डेफिनेशन के जरिए से इसको एक्सपेंड कर दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -1 × 2 -2, फॉर्मूला का भी माइनस होता है और ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3 1 जा 3, यहाँ पर प्लस, अच्छा सॉरी यहाँ पर हम एलिमेंट लिखना भूल गए कि 2 भी एज एन एलिमेंट यहाँ पर आना है। तो नेक्स्ट हमारे पास 2 × क्या रहेगा, 3 × 2 6, फॉर्मूले का माइनस, ये तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो ये फॉर्मूले का माइनस एज इट इज आ गया, 2 3 जा 6, और इसी तरह -4 × 3 1 जा 3, और ये भी फॉर्मूले का माइनस वैसे आ जाएगा क्योंकि ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, और ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर 5 × 1 आ जाएगा, प्लस 2 × 0 आ जाएगा, -4 × 1 आ जाएगा, हमारे पास 5 और ये -4 बचा, दैट इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास 3/3 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट वो हमने एक्सपेंड करना सीखा है। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम किसी भी एक रो या एक कॉलम का यूज करते हुए डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। दोबारा से पॉइंट्स कुछ हैं इसमें, दोबारा बता दूं कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट रो यूज किया, आप कोई भी रो यूज कर सकते हैं, लेकिन जो रो यूज करनी है उसके एलिमेंट्स आएंगे सारे के सारे, और इनमें जो साइन आएंगे वो कैसे हैं, शॉर्ट ट्रिक क्या है कि आप इनके ऊपर प्लस माइनस प्लस लगा दें। अगर आपने सेकंड रो में आना है तो प्लस के बाद इधर क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, ये इस तरतीब के साथ आप कोई भी साइन ले सकते हैं, किसी भी रो को यूज कर सकते हो। तो ये 5 प्लस का था, माइनर ये कैसे लिया गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ा तो ये वाले 4 एलिमेंट्स बचे इधर आ गए, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए, 2 एज इट इज आ गया। अब हमने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम स्किप किया तो 3 -3, यानी कि जिस एलिमेंट को चूज कर रहे हैं हमें उसी एलिमेंट, वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में मौजूद है हमें उसको स्किप करके बाकी ले लेना। इसी तरह ये -4 आ जाएगा और ये फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम स्किप करेंगे, ये एलिमेंट्स आ जाएंगे जिनको सिंपलीफाई करेंगे तो हम डिटरमिनेंट एक्सपेंड कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट ये है, ये है a प्लस एल, a माइनस एल, a प्लस एल, a माइनस एल, a माइनस एल, a और a प्लस एल। अच्छा, यहाँ पर मैंने ये पार्ट इसलिए चूज किया है कि मैं यहाँ पर आपको ना एक और कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ डिटरमिनेंट एक्सपेंड के लिए, जिसको हम कहते हैं रो एंड कॉलम ऑपरेशन। हम प्रीवियस मेथड से इसको एक्सपेंड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, सॉल्व भी हो जाएगा। लेकिन फ़र्क क्या पड़ेगा कि उससे हमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन हम ऐसे मैथड्स जिसमें इस तरह के वेरिएबल्स पाए जा रहे हों, हम क्या करते हैं कि हमने रो एंड कॉलम ऑपरेशन की हेल्प लेनी है, जिससे हम इन कैलकुलेशन को थोड़ा सा शॉर्ट कर लेंगे, और जब हम एक्सपेंड करेंगे इस डिटर्मिनेंट को तो हम जल्द से जल्द अपने रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। तो मैं इसको रो एंड कॉलम ऑपरेशंस अप्लाई करने लगा हूँ, और वो भी मैं आपको सिखाता हूँ कि रो एंड कॉलम ऑपरेशंस कैसे अप्लाई किए जाते हैं और उनके बेनिफिट्स क्या हैं। स्टूडेंट गौर से देखें कि रो एंड कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करने की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट आइडियाज़ हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस से माइंड में आते हैं। मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए मेरे माइंड में इसको देखकर ये आइडिया आता है कि अगर मैं ये जो नीचे वाले 2 रोज हैं इनको फर्स्ट में ऐड करूं तो मेरे पास सारे एलिमेंट्स में 3a नजर आना शुरू हो जाएगा, और सिमिलरली मैं रोज को ऐड ना करूं, मैं कॉलम्स को ऐड करूं तब भी मुझे नजर आना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम रो और कॉलम का वर्ड यूज करते हैं ऑपरेशन में। तो आप इनमें से कोई भी ऑपरेशन चूज कर सकते हो। मैं अगर यहाँ पर सिंपल एक ऑपरेशन जो यूज करना चाहता हूँ वो लिखने लगा हूँ,
और जिस अच्छा एडिशन के दौरान याद रखना है कि किसी एक पर्टिकुलर रो या एक कॉलम में चेंज आता है और उसको चेंज लाने में बाकी रो या कॉलम अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, चेंज सिर्फ एक में ही आना है, बाकी ने एज इट इज आ जाना है, उन्होंने सिर्फ रोल प्ले करना है एक पर्टिकुलर रो या कॉलम में चेंज लाने के लिए। अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट रो में चेंज लाना चाहता हूँ तो मैं फर्स्ट रो को R1 कहता हूँ और इसको सबसे पहले लिखूंगा। और मैंने क्या किया, मैं ऐड करने लगा हूँ R2 और R3 को R1 में। अब इस ऑपरेशन को पहले समझना बहुत जरूरी है। ये ऑपरेशन हमें डायरेक्शन देगा कि मैं चेंज लाना चाह रहा हूँ R1 में, और उसके लिए मुझे हेल्प कौन करेगी, R2 और R3। अब इसका हरगिज मतलब नहीं है कि R2 और R3 ऐड हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। उन्होंने जस्ट मुझे असिस्ट करना है कि मुझे वैल्यू देनी है तो मैंने इसको ऐड करनी है, उन्होंने इस सिर्फ वैसे का वैसे अपनी जगह पर रहना है। इसलिए याद रखें कि ऑपरेशन जो हम लगा रहे हैं इसको समझना बहुत जरूरी है। मैं इनको यूज कर रहा हूँ सिर्फ इसमें चेंज लाने के लिए, इसलिए जिनको मैं यूज कर रहा हूँ उनकी अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये एज इट इज आ रही है, इसलिए मैं इनको पहले लिख रहा हूँ। और मुझे चेंज लाना था R1 में। अब ये दोनों मिलकर R1 में क्या चेंज ला रहे हैं वो मैं यहाँ पर आपको शो करवाता हूँ। देखें ये दोनों ऐड होंगे तो ये 2a माइनस एल बनेगा। जब ये इसमें जाके ऐड होंगे तो माइनस एल प्लस एल कैंसिल हो जाएगा, इधर 3 आ जाएगा। सिमिलरली इधर भी जब a प्लस a हमारे पास 3a बन जाएगा और l माइनस एल से कैंसिल हो जाएगा। और थर्ड में भी ऐसे होगा। ये हमारा ऑपरेशन अप्लाई किया गया है। R1 में जस्ट चेंज नजर आएगी आपको, R2 और R3 एज इट इज आ जाएंगे। इनकी वैल्यूज ने जस्ट हेल्प आउट किया है हमें R1 में चेंज लाने के लिए। अब इसका फायदा क्या होगा कि ये हम एक एज अ एलिमेंट हम इनको बाहर ले सकते हैं, कॉमन एलिमेंट। अगर मैं इसको एज अ कॉमन एलिमेंट बाहर ले लूं, मैं लिखूं टेकिंग 3a as a common factor from R1, तो यहाँ पर ये 3a कॉमन फैक्टर का तो बाहर आ जाएगा, 1 1 1। अच्छा एक यहाँ पर और प्रॉपर्टी के बारे में बताता चलूं। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज में ये बात है कि जो डिटर्मिनेंट में हम कभी भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई करनी है, कोई चीज़ कॉमन लेनी है, तो हम वो किसी भी एक पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम के साथ अलग अलग कर सकते हैं। जबकि मैथ्स में क्या होता था कि अगर हम कोई स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं या कोई चीज़ कॉमन लेनी है तो उसके हर एलिमेंट में होना ज़रूरी थी। लेकिन डिटर्मिनेंट में ये बात ऐसे नहीं है, ये इसमें क्वालिटी है डिटर्मिनेंट में कि हमें कुछ कॉमन लेना है या कुछ मल्टीप्लाई करना है तो हम किसी भी एक रो में से या किसी भी एक कॉलम में से कर सकते हैं। तो यहाँ से इसीलिए हमें 3a सिर्फ रो 1 में कॉमन नजर आ रहा था तो हमने कॉमन ले लिया। अब हमारे पास बाकी जो एलिमेंट्स थे वो वैसे के वैसे आ गए। हाँ जी, अब जब हम ये काम कर लें तो हमारा अगला टारगेट क्या होता है कि अगर हमें डिटर्मिनेंट में जिस रो या कॉलम में 1 नजर आ जाए, हम उनमें से कोई एक 1 को फिक्स करके बाकी 1 को 0 बनाते होते हैं। मैंने यहाँ पर 1 को सर्कल किया, मैं इस 1 को फिक्स करूंगा और मैं बाकी इन दोनों 1 को 0 बनाऊंगा। और जिसको हमने फिक्स किया है ये वो हमारे पास एलिमेंट है जो यूज होगा बाकी में चेंज लाने के लिए। अब हमने चेंज दो जगह पर लाना है जिनमें मैं टिक लगा रहा हूँ, इनको 0 बनाना। अब इनको 0 बनाने के लिए मुझे चेंज अकॉर्डिंग टू कॉलम चाहिए, क्योंकि अब आप देखें कि मैंने इस तरह एक एलिमेंट यूज करना है जो इस तरफ वाले एलिमेंट्स में चेंज लाएगा। यानी कि एक एलिमेंट की लेफ्ट या राइट पे जब चेंज लाना हो तो हमें कॉलम ऑपरेशन लगाने पड़ते हैं। इसी एलिमेंट के ऊपर नीचे अगर चेंज लाना हो तो हम रो ऑपरेशन लगाते हैं। जैसे यहाँ पर रो ऑपरेशन था, हम ऊपर पूरी रो में चेंज लेकर आए थे। अब हमने इस एलिमेंट के राइट साइड पर चेंज लाना है तो हम कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो मैं कॉलम C2 की बात करूंगा, उसको अगर मैं जस्ट C1 से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो C2 में से जब C1 सब्ट्रैक्ट होगा तो इधर 0 जनरेट हो जाएगा, नीचे जो भी चेंज आता है उससे हमें कंसर्न नहीं है। इसी तरह मैं C3 में चेंज लाऊंगा C1 की। अच्छा एक और पॉइंट कि जब हम किसी
एक से ज्यादा रोज या कॉलम में चेंज लाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें एक रो या कॉलम को फिक्स करना होगा और वही रो और कॉलम यूज होगी बाकी सब में चेंज लाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ये फर्स्ट कॉलम को फिक्स किया है, बाकी दोनों कॉलम्स में चेंज लाने के लिए। आप इसको वेरिएट नहीं कर सकते कि C2 में से C1 निकाला है तो 0 हो गया और C3 के लिए आप C2 में से निकालें। C2 में से हम निकाल ही नहीं सकते क्योंकि C2 में इस एलिमेंट को हम पहले से ऑपरेशन अप्लाई करके 0 कर चुके होंगे। तो यहाँ पर जब मैं ऑपरेशन अप्लाई करूँगा तो जैसे मैंने कहा था कि जो एलिमेंट पहले आएगा चेंज सिर्फ उसी में आएगी, जो बाद में आते हैं वो चेंज लेकर आते हैं, उनमें खुद में चेंज नहीं आती। तो C1 बाद में आ रहा है, इसमें चेंज नहीं आएगी, इसलिए ये ऐसे ही आ जाएगा। अब हम चेंज लेकर आ रहे हैं C2 में, तो किसकी हेल्प से? C1 की हेल्प से। इसको माइनस करते जाएं, 1 - 1, इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा, l आ जाएगा। इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो a माइनस l करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? a माइनस a प्लस l हो जाएगा। ये कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पर आपको l मिल जाएगा। अब थर्ड की बारी आ जाती है। इसको जब 1 को 1 से माइनस किया तो 0, इसको इसमें से माइनस किया तो माइनस l बचेगा आपके पास। इसको जब इसमें से माइनस किया a प्लस l में से माइनस किया a प्लस l, ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा? 2l आ जाएगा। अब यहाँ तक अभी जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं वो जरूर कंफ्यूज होंगे कि ये हो क्या रहा है। स्टूडेंट परेशान नहीं होना, हमने ये जो 2 ऑपरेशंस अप्लाई किए ना, ये हमारी कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए थे। जस्ट आप इसको नहीं अप्लाई करना चाहते ना करें, आप डायरेक्ट भी जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने कॉन्सेप्ट यूज किया है उसकी मदद से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा काम करने से हमारी कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाती है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर इधर आए, देखिए अभी भी ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, लेकिन कैलकुलेशन कैसे रिड्यूस होगी? जब मैं इसको लिखूंगा ना एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1 लिखूंगा तो ये 3a तो एज अ कॉमन फैक्टर बाहर आ रहा था। यहाँ से जब मैं R1 से एक्सपेंड करूंगा तो लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जिस रो से एक्सपेंड करते हैं उसके एलिमेंट्स को लेते हैं और ऊपर प्लस माइनस प्लस लगाते हैं। इसका एलिमेंट 1 आया और इसके आगे माइनस जो कोफैक्टर लिखा जाएगा, ये रो ये कॉलम छोड़ के आएगा l माइनस l और 2l। अब नेक्स्ट एलिमेंट है 0, अगला एलिमेंट भी 0। मैं इनको नहीं लिखूंगा, ये मेरी कैलकुलेशन रिड्यूस होगी। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि 0 को जब मैं इस तरह आगे कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 का मल्टीपल तमाम 0 हो जाते हैं। इसके लिए भी 0 का आगे वाला मल्टीपल 0 हो जाएगा, हमें इनको एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। ये 0 बनाने का फायदा है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने तीनों एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को लेकर से एक्सपेंड किया था, इसमें हमें 0 बनाने का फायदा ये होगा कि हमें कोई एक एलिमेंट को एक्सपेंड करने की जरूरत है, बाकी सारे एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या आएगा? 3a इंटू, इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो ये 2l स्क्वायर आ जाएगा। ये फॉर्मूले के माइनस के साथ माइनस मिलेगा तो प्लस हो जाएगा, ये l स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 3a इंटू 3l स्क्वायर जो मिलके बन जाएगा 9al स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ चुका है। तो स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट को आप दोबारा से रिपीट करके सुनिएगा और सब आपको चीजें इंशाल्लाह समझ आ जाएंगी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट। विदाउट एक्सपेंशन शो दैट, विदाउट एक्सपेंशन शो दैट। हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या है? 6 3 2 7 4 3 8 5 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर मैं एक और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी आपको बताना चलूँ कि डिटर्मिनेंट में अगर किसी डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ रहा है तो विदाउट एक्सपेंशन हम कैसे बता सकते हैं देखकर। अगर हम उस डिटर्मिनेंट को जिसको एक्सपेंड किए बगैर उसका आंसर 0 लेकर आना है, हम या तो ऐसा कर सकते हैं कि उसमें किसी एक रो, पूरी रो को या किसी एक पूरे कॉलम को, एक रो या एक कॉलम की बात कर रहा हूँ,
उसके हर एलिमेंट को 0 बना दिया जाए, ऑपरेशन अप्लाई करके, जैसे हमने प्रीवियस ऑपरेशन में किया। या हम उसमें कोई से 2 रो या 2 कॉलम इक्वल बना रहे हैं, बिल्कुल सेम आइडेंटिकल नजर आते हो, कि मिसाल के तौर पर इधर एलिमेंट 8 है, इधर भी 8 हो, इधर 5 है, इधर भी 5 हो, इधर 4 है, इधर भी 4 हो, तो हम अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 रोज या 2 कॉलम आइडेंटिकल नजर आ रहे हैं, तब भी हमारे पास ये प्रॉपर्टी है कि हम कहते हैं कि उसका डिटर्मिनेंट 0 है। या कोई एक पूरी रो या कोई एक पूरा कॉलम हम 0 बना रहे हैं, तब भी हम कहते हैं कि ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ऐसा हमें कुछ भी नहीं नजर आ रहा, तो हमें इनमें दोनों केसेस में से कोई एक केस बनाना होगा कि तब इसका आंसर 0 आएगा। तो सॉल्यूशन में मैं लिखूंगा टेक ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 6 3 2 7 4 3 8 5 4। यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट हम ले रहे हैं, अब इसको 0 प्रूव करने के लिए, अब अगर आप यहाँ पर देखें कि मैं 8 में से 7 माइनस करूँ तो मुझे 1 मिल रहा है, 5 में से 4 माइनस करूँ तो मुझे 1 मिल रहा है, 4 में से 3 माइनस करूँ तो मुझे 1 मिल रहा है। सिमिलरली 7 में से 6 माइनस करूँ मुझे 1 मिल रहा है, 4 में से 3 माइनस करूँ मुझे 1 मिल रहा है, 3 में से 2 माइनस, तो मुझे 2 आइडेंटिकल कॉलम मिलेंगे जिसमें 1 1 1 आ जाएगा। कैसे आएगा मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं पहले ऑपरेशन अप्लाई करूँगा, मैं लिखूँगा मुझे चेन इसमें लाना है, मैं लिखूँगा C3 माइनस C2 करूँगा, तो मुझे चेंज सिर्फ C3 में मिलेगा, वो क्या होगा 6 3 2 7 4 3। C3 में से C2 का निकाल रहे हैं, 8 माइनस 7 करेंगे तो 1, 5 माइनस 4 करेंगे तो 1, 4 माइनस 3 करेंगे तो 1। और बता चुका हूँ कि जिसमें हम जो है ऑपरेशन में जो कॉलम या रो पहले लिख रहे हैं सिर्फ उसी में चेंज आएगा, सेकंड वाला जस्ट चेंज लाने में हेल्प करता है, बाकी अपनी जगह पर वैसे ही रहता है। अब आपके पास गौर से देखें कि सेम चेंज हम सेकंड कॉलम में लेकर आएंगे, तो किसकी हेल्प से लेकर आएंगे, फर्स्ट कॉलम की हेल्प से। तो 6 3 2 वैसे ही रहा, 1 1 वैसे ही रहा, थर्ड भी वैसे रहा। अब चेंज किस में आ रहा है, सेकंड कॉलम में, किस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग, तो 7 माइनस 6 करेंगे 1, 4 माइनस 3 करेंगे 1, 3 माइनस 2 करेंगे 1। तो हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि हेयर C2 equal to C3 hence determinant of A किसके इक्वल आ गया। इतनी सी बात है कि ये हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करनी है, जब विदाउट एक्सपेंशन उसका आंसर 0 शो करवाना है, तो या तो उसमें कोई सी 2 रो या कोई से 2 कॉलम आइडेंटिकल बना लें, तब भी वो 0 हो जाएगा, या किसी एक रो या एक कॉलम को कंप्लीट 0 कर दें, तब भी हमारे पास आंसर 0 आएगा। सबसे पहले इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। फर्स्ट पार्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। पार्ट नंबर 2 में क्या है, 2 3 2 3 9 15 और 0 6 1 इसके इक्वल है 9 2 2 1 2 1 1 5 और 0 2 और 1 जी। अब इसमें भी देखें, हमें डिटर्मिनेंट के आंसर को डिटर्मिनेंट के आंसर की फॉर्म में ही इवैल्यूएट करना है। इसका मतलब हमें एक्सपेंशन तो नहीं करनी, यहाँ से ये बनाना है, तो बड़ा ही इजी काम है। सॉल्यूशन में आप लिखें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 3 2 3 9 15 0 6 1। अब अगर गौर करें तो फर्क क्या आ रहा है, यहाँ पर एक 9 एज अ कॉमन फैक्टर के तौर पर नजर आ रहा है, तो वो कॉमन फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, हमने देखना है कि यहाँ पर कोई ऐसी रो या कॉलम ऐसा मौजूद है जिसमें 9 या 9 को 9 का या 3 का कोई मल्टीपल कॉमन निकल सके। तो अगर आप फर्स्ट देखें सेकंड कॉलम में, तो हम लिखेंगे टेकिंग 3 एज अ कॉमन फैक्टर फ्रॉम C2। C2 से 3 एज अ कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो 2 3 2 वैसे ही, और 3 3 और 5 और 0 6 1 3 एक कॉमन फैक्टर के तौर पर आ गया।
C2 से। अब हम देखें 3 कहाँ से निकल सकते हैं, तो हमें R2 से नजर आ रहा है, तो लिखेंगे अगेन taking 3 as a common factor from R2। एक 3 पहले से पड़ा था, एक अब आ जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 3 0 3 बाहर चला गया, 1 1 2 आ जाएगा, और 2 5 1 आ जाएगा, जो सोल्व हो गया 9 इंटू 2 1 2 3 1 5 0 2 1 आ चुका हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास राइट हैंड साइड रिक्वायर्ड थी वो हमें मिल चुकी है। नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट आप सेम ऐसे कर सकते हैं जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट किया है, उसको वैसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंड भी कर सकते हैं। मैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करता हूँ। हमारे पास है 1x yz 1y xz और 1z और xy। यहाँ पर मैंने आपके सामने ये डिटरमिनेंट लिखा है जिसका आंसर वो हमसे डिमांड कर रहा है 1x x स्क्वायर 1y y स्क्वायर और 1z z स्क्वायर। तो इसको भी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सॉल्यूशन में मैं लिखा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1x yz 1y xz और 1z xy। स्टूडेंट सबसे पहले देखें कि हमें इसमें देखने में तो लग रहा है कि पहले दोनों रोज में कोई चेंज नहीं आ रही, सिर्फ थर्ड में चेंज आ रही है, तो ऐसा ऐसा नहीं है। आप देखें कि अगर पहले कॉलम में देखें तो बेसिकली x की जगह x स्क्वायर आ रहा है, y की जगह y स्क्वायर आ रहा है, z की जगह z स्क्वायर आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस पूरी इक्वेशन को इस केस में क्या करेंगे, हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग C1 C2 and C3 by x y z respectively। याद रखना है कि डिटर्मिनेंट्स में अगर हम कुछ चीज मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो डिवाइड भी करनी होती है। तो डिवीजन में आप देखेंगे कि हमारे पास हमने एक्स वाई जी को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्स वाई जी यहाँ पर डिवीजन में भी आ जाएगा। और अब आगे देखेंगे कि हमने C1 को x से मल्टीप्लाई करना है, तो वहाँ पर गिवन में ये बनेगा x x स्क्वायर और x y z बन जाएगा। C2 को हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो y y स्क्वायर और x y z आ जाएगा। इसी तरह ये z z स्क्वायर और x y z आ जाएगा। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास x y z R3 से कॉमन आ सकता है, तो मैं लिखूंगा टेकिंग x y z as a common factor from R3। तो वो जो x y z अगर कॉमन फैक्टर बाहर आएगा तो वो बाहर पड़े x y z से कैंसिल हो जाएगा। x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x y सॉरी इधर आ जाएगा 1 1 और 1, ये कैंसिल आउट हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास चीजें बन रही है लेकिन वो ऊपर नीचे है। तो डिटर्मिनेंट की ये प्रॉपर्टी होती है कि हम कोई सी भी रो को दूसरी रो से या किसी भी कॉलम को दूसरे कॉलम से इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन बाहर एक नेगेटिव 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं ऑपरेशन अप्लाई करूँगा R12 का, तो मेरे पास बाहर एक -1 से मल्टीप्लाई आ जाएगा और ऑपरेशन में हमारे पास वैल्यू क्या आएगी। अब आप इधर देखें R12 को मैंने इंटरचेंज करना है या नीचे से ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। पहले R23 को इंटरचेंज करते हैं क्योंकि ये हमें सबसे लास्ट पे चाहिए। तो x y z ऐसे आ गया, इन दोनों को इंटरचेंज किया तो 1 1 1 हो जाएगा और x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। सिमिलरली हम यहाँ पर अगेन यही ऑपरेशन अप्लाई करेंगे
R12 के लिए तो एक नेगेटिव और आएगा, वो मैं इस साइड पे लिख देता हूँ। अब नेक्स्ट देखेंगे, मैं लिखूंगा ऑपरेशन R12 अप्लाई करूंगा तो मेरे पास -1 एक पहले से भी था, एक और आ जाएगा, और जब ये इंटरचेंज हो गया आपस में तो मेरे पास क्या आएगा 1 1 1 x y z और x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, और ये दोनों मिलकर प्लस हो जाएंगे तो सिंपली 1 1 1 x y z और x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ये मेरे पास राइट हैंड साइड के इक्वल है। पार्ट नंबर इसका 5 डिस्कस करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। b प्लस सी a b c प्लस a, और यहाँ पर आ जाएगा b c a प्लस b, और आंसर लेकर आना इसका 4abc। स्टूडेंट एक तो वही मेथड क्या उसको डायरेक्ट एक्सपेंड करें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को पहुंच जाएगा क्योंकि एक्सपेंशन की डिमांड है। दूसरा ये है कि हमने क्या करना है, इसके ऊपर रोज या कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो डायरेक्ट एक्सपेंशन की तो आपको सिखा दी गई है। रोज एंड कॉलम ऑपरेशन के लिए मैं बार-बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये हमारे आगे काफी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। तो इसके ऊपर अगर हम अप्लाई करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, मैंने लिखा है b प्लस सी a b c प्लस a b c एंड a प्लस b। अब यहाँ पर स्टूडेंट जो समझने वाली बात है कि हमें क्या करना है, इससे कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करें कि हमारे पास चेंज आए। अगर स्टूडेंट इधर से देखें फर्स्ट एलिमेंट से, ये दो टर्म है b और c, इसको अगर मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ तो ये 0 बन जाएगा। यहाँ पर 2c प्लस a, इसको माइनस करूँगा तो मेरे पास सिंपल एक एलिमेंट रह जाएगा। इधर a प्लस b है तो ये a प्लस 2 भी हो जाएगा, ऊपर माइनस कर देंगे तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन होगी। कैसे होगी, मैं R1 में चेंज लाऊंगा और क्या करूँगा, माइनस करूँगा R1 में से किसको, R2 और R3 के सम को। इसे माइनस करने से मुझे क्या फायदा होगा, आप देखिएगा कि मुझे R1 में चेंज लानी है, जिसका मतलब R2 और R3 एज इट इज आ जाएगी। अब R1 की जो चेंज है वो कैसे मिलेगी, देखिएगा ये b प्लस सी दोनों ऐड करने हैं, ऐड करने के बाद इससे माइनस करें तो b से गया c से गया, ये 0 आ गया। इन दोनों को ऐड किया तो 2c बना प्लस a, 2c प्लस a, इसमें से a माइनस हुआ तो सिंपली 2c बच गया। इन दोनों को ऐड किया तो ये बन गया a प्लस 2b, ये a से निकला तो सिंपली क्या बन गया 2b। ये हमारे पास फर्स्ट इसका स्टेप कैलकुलेट होके आ चुका है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि हम 2 को कॉमन ले सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट से, तो 2 को कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आया 0 c b, और ये ऐसे आ गया b c प्लस a b और c a प्लस b। अब यहाँ पर आप लोगों के माइंड में आ सकता है कि इधर तो 2 नहीं था तो 0 से कोई भी एलिमेंट को हम कॉमन इजीली ले सकते हैं। अब हमने क्या करना है, सिंपली सब्ट्रैक्ट करेंगे, R1 का यूज करते हुए R2 में से सब्ट्रैक्शन करेंगे, R2 माइनस R1 भी करेंगे और R3 माइनस R1 भी करेंगे। इससे क्या होगा देखिएगा 2 इंटू R1 में चेंज नहीं आएगी, इनमें चेंजिंग आएगी। अब देखें R2 में से R1 निकालना है तो b माइनस 0 b आ जाएगा, c प्लस a माइनस c अकेला a आ जाएगा, b माइनस b 0 आएगा। इसी तरह c माइनस 0 करेंगे c आ जाएगा, c माइनस c करेंगे 0 आ जाएगा, a प्लस b में से b माइनस करेंगे तो सिंपली a आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो टर्म्स वाली जो टेक्निकल शक्ल थी वो हमारे पास सिंप्लीफाई हो चुकी है। अब आप इसको इधर से डायरेक्ट एक्सपैंड कर दें तो हमारे पास कैलकुलेशन बहुत छोटी रह जाएगी। इसको डायरेक्ट एक्सपैंड आप R1 से भी कर सकते हैं और R3 से भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक एंट्री हमारे पास 0 आ रही है। तो मैं लिखूंगा एक्सपेंडिंग
फ्रॉम R1 2 तो यार कॉमन फैक्टर बाहर पड़ा है, फर्स्ट एलिमेंट से एक्सपेंशन नहीं करेंगे, प्लस माइनस प्लस लगा फर्स्ट एलिमेंट से एक्सपेंशन नहीं करेंगे क्योंकि वो जीरो उसका एलिमेंट है तो पूरा वो फैक्टर जीरो है। सेकंड एलिमेंट से करेंगे माइनस सी इंटू, ये रो कॉलम छोड़ देंगे तो हमारे पास बी जीरो और यहाँ से सी ए बचेगा। इसी के साथ आगे बी के साथ एक्सपेंशन करेंगे तो हमारे पास ये रो कॉलम छोड़ेंगे तो बी ए और सी जीरो बचेगा। अब इनको एक्सपेंड कर लेते हैं, 2 इंटू माइनस सी इंटू ये ए भी आ जाएगा और वो तो जीरो हो जाएगा। इसी तरह इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास बी जीरो हो जाएगा और ये हमारे पास क्या रहेगा माइनस ए सी। यहाँ पर आई थिंक तो मैंने मिस्टेक किया, हमें R1 से माइनस करना है इन दोनों को के सम को, तो ये माइनस माइनस आता है, यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं। अच्छा जी हाँ, यहाँ पर आप देखें तो दोनों केस में -2 इंटू यहाँ पर माइनस ए बी सी बचा, यहाँ पर भी माइनस ए बी सी बचा, तो हमारे पास माइनस इंटू -2 ए बी सी आ गया जो सॉल्व हो गया 4 ए बी सी आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू राइट आंसर। यहाँ से माइनस की मिस्टेक हुई थी कि हम R2 और R3 को माइनस कर रहे हैं R1 से, तो यहाँ से आपके पास -2c और -a आना था जो इसमें ऐड होना था, तो हमारे पास -2c बचना था। सिमिलरली यहाँ से हमारे पास -a -2 भी आना था जो इसमें a से कैंसिल होकर -2 भी बचना था। तो ये हमारे पास सिंपल कैलकुलेशन थी, इसको डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर सकते हैं लेकिन इससे हमारी कैलकुलेशन बढ़ जाती है, ये रो एंड कॉलम ऑपरेशन लगा के हमारी कैलकुलेशन सिंपलीफाई हो जाती है। तो ये स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट आपके साथ डिस्कस किए हैं, इसके और भी कुछ पार्ट हैं 7 है, तो सिमिलरली अगर आप इसी पैटर्न पर सॉल्व करते जाएंगे तो सारे के सारे पार्ट आपके सॉल्व हो जाएंगे।